आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक किस्से की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने, यकीन मानिए, सिर्फ 13 दिनों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा और भूगोल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, सिर्फ 13 दिन। साल 1971 का वो दौर जब भारतीय उपमहाद्वीप की हवा में एक अजीब सा, एक बहुत ही भारी तनाव घुल चुका था। सरहद के उस पार कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसका असर आगे चलकर बेहद व्यापक होने वाला था। ये कोई आम झड़प नहीं थी, बल्कि शुद्ध रणनीति और रफ्तार का एक ऐसा डिस्प्ले था जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, 1971 की चिंगारी यानी तनाव और वो पहला हमला। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है 1971 से पहले, पूर्वी पाकिस्तान में फैली अशांति और बगावत से। इस माहौल ने दिल्ली के गलियारों में कूटनीतिक हलचल एकदम तेज कर दी थी। एक बड़े लेवल पर रणनीति बननी शुरू हो चुकी थी। लेकिन तनाव अपने चरम पर तब पहुंचा जब 3 दिसंबर 1971 की शाम अचानक आसमान गरज उठा। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय एयरबेस पर एक अचूक और अचानक हमला कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, यह सीधे तौर पर एक ऑल आउट वॉर यानी पूर्ण युद्ध का ऐलान था। और उसी रात बिना एक भी पल गवाए जवाबी कार्रवाई का बड़ा फैसला ले लिया गया। धूल से भरे रनवे पर इंजनों की तीव्र गूंज सुनाई देने लगी और रात के उस घने अंधेरे में एक के बाद एक लड़ाकू विमान उड़ान भरने लगे। अब यहां समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये युद्ध किसी एक मैदान तक सीमित नहीं था। ये एक साइमल्टेनियस, बेहद कोऑर्डिनेटेड और मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी थी जो एक साथ 3 अलग-अलग दिशाओं में चल रही थी। पूर्व, पश्चिम और समुद्र, तीनों मोर्चों पर एक ही वक्त में सेनाएं आमने सामने थीं। मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर देखें तो ये अपने आप में एक बेहद जटिल और चैलेंजिंग ऑपरेशन था। आइए अब अपना रुख पूर्वी मोर्चे की तरफ करते हैं। यह है पूर्वी मोर्चे पर बढ़त और ढाका की ओर कूच। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर कैसे इन भारी भौगोलिक बाधाओं को मात दी। इस मोर्चे पर भूगोल और पर्यावरण दोनों ही एक दीवार की तरह खड़े थे। रास्ते बिल्कुल सीधे नहीं थे, लेकिन ये गठबंधन इस कैंपेन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। घने जंगल, खतरनाक दलदली जमीन और टूटे हुए पुल, इन सबके बावजूद सेना के कदम नहीं रुके। हर गांव, हर टूटी हुई सड़क एक नए मुकाबले का गवाह बन रही थी। इन सभी नेचुरल और मैन मेड रुकावटों को बाईपास करते हुए बेहद कम समय में एक मास्टर क्लास स्पीड के साथ एक के बाद एक शहरों को तेजी से कैप्चर किया गया। यकीनन ये स्पीड और स्ट्रेटेजी का एक जबरदस्त उदाहरण था। पूर्वी मोर्चे के गीले, दलदली क्षेत्रों से निकलकर अब सीधे चलते हैं तपती रेत की तरफ। लोंगेवाला का चमत्कार यानी पश्चिमी रेगिस्तानी मोर्चा। यहाँ जो हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे इस युद्ध में 2 बिल्कुल ऑपोजिट ज्योग्राफिकल कंडीशंस को हैंडल किया जा रहा था। एक तरफ पूर्व में हरियाली, दलदल और तेजी से आगे बढ़ने का मोमेंटम था, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम में बिल्कुल अलग-थलग, सूखी और कठोर रेगिस्तानी जमीन। यहाँ सुनहरी रेत और चिलचिलाती गर्मी के बीचों बीच हैवी आर्मर्ड टैंक्स के खिलाफ एक बेहद डिफेंसिव लड़ाई लड़नी थी। दोनों ही मोर्चों का तरीका एकदम अलग था, लेकिन दोनों का महत्व बराबर का था। अब इस आंकड़े पर 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। सिर्फ 120। लोंगेवाला पोस्ट पर उस वक्त जो हालात थे ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। सोचिए, एक तरफ महज 120 भारतीय सैनिक खड़े हैं और उनके ठीक सामने रात के घने अंधेरे में हजारों की संख्या में दुश्मन फौज और गरजते हुए भारी टैंक्स उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। हर गुजरने वाले सेकंड के साथ मौत और करीब आ रही थी। ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पीछे हटने का कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं था। ये पूरी रात किसी थ्रिलर मूवी के सस्पेंस जैसी थी। उन 120 सैनिकों ने उस घुप अंधेरे में अपनी लाइन होल्ड करके रखी। बस एक ही लक्ष्य था, दुश्मन को किसी भी तरह आगे बढ़ने से रोकना। और इंतजार था सिर्फ और सिर्फ सुबह की पहली किरण का। और जैसे ही सुबह की रोशनी ने उस रेगिस्तान पर दस्तक दी, आसमान से भारतीय वायुसेना ने अपना जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू कर दिया। आसमान से आग बरसी और जो टैंक्स रात के अंधेरे में अजेय लग रहे थे, सुबह होते होते वही टैंक्स उस सुनहरी रेत में धंसने लगे। देखते ही देखते ये अकेली छोटी सी पोस्ट इतिहास की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत का प्रतीक बन गई। जमीन और आसमान के बाद अब बारी है समुद्र की। हमारा अगला हिस्सा है अरब सागर में आग यानी नौसेना का हमला। अरब सागर की उन विशाल लहरों पर
एक ऐसी खामोश लेकिन घातक रणनीति आकार ले रही थी, जिसकी कानों कान किसी को खबर तक नहीं थी। भारतीय नौसेना एकदम चुपचाप स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ रही थी, और उनकी नज़रें ठीक कहाँ टिकी थी? पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे क्रूशियल बंदरगाह पर। टारगेट बिल्कुल क्लियर था, कराची पोर्ट। इस पोर्ट का आर्थिक और रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा था कि इसको ठप करने का मतलब था पूरे युद्ध का रुख ही बदल देना। एक ही रात गुजरी और ये पूरा बंदरगाह आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिर गया। तेल के विशाल टैंक्स धू धू करके जलने लगे और पूरा आसमान काले घने धुएं से भर गया। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ कोई फिजिकल डैमेज नहीं था। ये जलते हुए टैंक्स और धुएं से भरा आसमान दरअसल एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल दाव था। इस एक नौसैनिक हमले ने सप्लाई की सारी लाइंस काट दी और पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से बाकी दुनिया से अलग थलग कर दिया। बच निकलने का कोई भी समुद्री रास्ता अब बचा ही नहीं था। अब वक्त आ गया है सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने का। हमारा आखिरी पड़ाव, ऐतिहासिक ढाका आत्मसमर्पण और एक नए राष्ट्र का जन्म। पूरब से जमीनी हमला, पश्चिम से एक सॉलिड डिफेंसिव शील्ड और समुद्र से पूरा ब्लॉकआउट। इन तीनों तरफ से जो भयंकर दबाव बना, उसने ढाका को पूरी तरह से घेर लिया था। और फिर आई वो तारीख जो इस पूरे विश्लेषण का क्लाइमैक्स है, 16 दिसंबर 1971। ये अब कोई आम तारीख नहीं रह गई थी। ये इतिहास का वो लम्हा बन गया जब बच निकलने या बाहर से मदद आने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। इस तेजी से बढ़ते हुए संघर्ष का फाइनल रिजल्ट अब पूरी दुनिया की आंखों के सामने था। तो यहाँ जो सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है वो ये है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 93,000। ढाका के उस मैदान में इतनी विशाल संख्या में सैनिकों ने एक साथ अपने हथियार डाल दिए। यकीन मानिए, ये मिलिट्री हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर सरेंडर होना उसी अचूक मल्टी फ्रंट रणनीति का ही एक सीधा नतीजा था। इन 13 दिनों की उथल-पुथल ने जियोपॉलिटिक्स में एक अनोखा भूचाल लाकर खड़ा कर दिया। एक पुरानी सरहद टूटी और ग्लोब पर एक बिल्कुल नया देश उभर कर सामने आया, बांग्लादेश। ये सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने की बात नहीं थी। ये साफ तौर पर दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों एक झटके में बदल देने वाली घटना थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर हमें आखिर क्या बताती हैं। इन 13 दिनों की विरासत एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहले तो ये कि ये कैंपेन एक ही वक्त में कई दिशाओं में अटैक करने की स्ट्रैटेजी का एक मास्टर क्लास है। दूसरा, लोंगेवाला में दिखाया गया वो अदम्य साहस। ये साबित करता है कि चाहे कितना भी एक्सट्रीम दबाव क्यों ना हो, हिम्मत से हालात बदले जा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, मुक्ति वाहिनी के साथ जो गठबंधन हुआ, उसने ये दिखा दिया कि जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी मिलिट्री और ज्योग्राफिकल रुकावटों को भी आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसी बात है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। महज 13 दिनों के अंदर पूरी दुनिया का मैप बदल जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो आखिर ये 13 दिन, ये रणनीति और ये एकजुटता आज की इस मॉडर्न दुनिया को क्या सिखाते हैं? इतने बड़े पैमाने की प्लानिंग, प्रिसिजन और गठबंधन के ये सबक आज के समय में कैसे अप्लाई होते हैं? इतिहास की इन किताबों में दर्ज ये 13 दिन सिर्फ पास नहीं है। ये प्लानिंग और साहस का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। आज के इस गहराई से भरे विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।